आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में कक्षा 12 गणित अध्याय 10 सदिश एवं सदिशों का गुणन पर लेक्चर नंबर 1 लेकर आए। इसके बाद हम दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लिखेंगे। यानी 5 लेक्चर आएंगे। 5 लेक्चर में हम आपको पूरा चैप्टर इसमें समझाएंगे आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। इसमें हम आपको बेसिक जानकारी देंगे और साथ में हम इसमें 11 सवाल भी कराएंगे आपके। वो 11 सवाल आपके आगे हैं। फिलहाल हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको ये तो पता ही होगा कि अदिश राशियां और सदिश राशियां क्या होती हैं। फिर भी आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए ओरल के बल के अदिश राशियां वे होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। जैसे दूरी होती है, चाल होती है, द्रव्यमान होती है आदि। और सदिश राशियां वे होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। और जैसे कि वेग होता है, विस्थापन होता है आपके लिए, ठीक है, बल होता है और आपके कहते हैं और त्वरण वगैरह होते हैं, तो वो सब सदिश राशियों के अंतर्गत आते हैं। सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए हम देखिए दिशा की, जैसे मान लीजिए ए बी, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक वेक्टर लगाएंगे यहाँ पर। तो ये दिशा बता रहा है कि ए से बी की और इसकी दिशा है, ठीक है। ये इसका जो है वो एक सदिश राशि है। और अदिश राशि अगर हम ए बी लिख दें कोई चीज, जैसे ए बी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये दूरी है हमारी 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, आपकी एक अदिश राशि है। अगर मैं इसमें बार लगा दूं यानी तीर लगा दूं, तो इसका मतलब हो जाता है कि ये दूरी नहीं है, ये एक सदिश राशि यानी विस्थापन हो गया। ए से बी का विस्थापन कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। ये दूरी है और ये विस्थापन है। इसलिए दूरी जो है वो अदिश राशि होती है और विस्थापन क्या होती है, वो सदिश राशि होती है। तो तीर लगाकर हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो बढ़ते हैं हम आपके लिए, आगे वाला क्या है। देखिए इसमें हेडिंग है हमारी एकांक सदिश, मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर। ये लिख के आएगा आपके लिए कि एकांक सदिश क्या होता है, मात्रक सदिश क्या है या यूनिट वेक्टर क्या है। तो याद रखिएगा जिसका परिमाण यानी मापांक अगर हम निकालें, उसका मापांक 1 अगर आ जाता है, तो वह हमारी जो है वो मात्रक सदिश या एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर होता है। इसे लिखते कैसे हैं, मान लीजिए n एक वेक्टर है, कोई भी मान हो सकता है इसका, जैसे समथिंग अभी हम करेंगे सवाल एक। उसके बाद में इसका मापांक निकालेंगे हम, ये हो गया। और जो एन कैप एकांक सदिश है वो क्या करता है, वो वेक्टर एन और बटे में इसका मापांक के बराबर हो जाता है। ठीक, इसका ये मान जो है वो हमारा कहलाता है, ये एन कैप कहलाता है, एकांक सदिश या मात्रा सदिश कहलाता है। अब मैं एक सवाल करके दिखाता हूँ आपके लिए, फिर बाद में बताता हूँ आपके लिए कि ये एकांक सदिश क्यों है। कोई भी हम सवाल ऐसी जनरल ले लेते हैं। मान लीजिए वेक्टर एन का मान जो है वो हमारा आई कैप प्लस के 2 जे कैप और माइनस के मान लीजिए 3 के कैप है, ये हमारे लिए दिया हुआ है। अब हमने निकाला इसका मापांक। हम सभी लोग जानते हैं मापांक क्या होता है, अंडरवुड के अंदर आई का गुणांक कितना है, 1 का वर्ग, प्लस जे का गुणांक कितना है, 2 का वर्ग, प्लस के का गुणांक कितना है, -3 का वर्ग। तो हम यहाँ करेंगे, देखिए अंडरवुड 1 का वर्ग 1, प्लस 2 का वर्ग 2 दूनी 4, प्लस -3 का वर्ग 3 तियां 9, और यहाँ कितना 9 और 1 10 और 4 कितने हो गए 14। ये हमारे पास अंडरवुड 14 मान आ गया किसका, वेक्टर एन के मापांक का। अब क्या करना है हमारे लिए, एकांक सदिश निकालना है। तो क्या होता है एकांक सदिश या मात्रक सदिश, तो एकांक सदिश को लिखेंगे हम वेक्टर एन कैप बराबर होगा वेक्टर एन बटे में वेक्टर एन का मापांक। तो क्या मान है हमारे पास, देखिए वेक्टर एन का मान है आई कैप प्लस के 2 जे कैप और माइनस के 3 के कैप, और बटे में हमारे पास जो है मापांक है इसका, वो कितना अंडरवुड 14। ये तो हमारा इसका आंसर आ गया। अगर कभी पूछा जाएगा मात्र सदिश या एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर, तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन क्या इसका मापांक 1 है या नहीं है, तो अब इसका जो है मापांक लेना है। एन कैप का अगर हम मापांक लेते हैं तो उसका मान 1 आता है या नहीं आता। अगर 1 आ गया तो हमारा सवाल बिल्कुल सही है और ये हमारा जो है मात्रक सदिश है। देखिए तो निकालते हैं, देखिए यहीं पे किसका, एन कैप का मापांक। तो एन कैप का जब मापांक लेंगे हम, तो क्या है वैल्यू, ये पूरी नीचे तो मापांक लगा ही हुआ है, ऊपर वाले का मापांक ले लो। अंडरवुड, देखिए आई का गुणांक 1 का वर्ग, प्लस जे का गुणांक 2 का वर्ग, प्लस के का गुणांक -3 का वर्ग, और नीचे तो हमारे पास क्या है, अंडरवुड 14 है। और ये अंडरवुड 14 ही आएगा हमारे पास, क्योंकि हम निकाल ही चुके हैं अभी। फिर भी एक बार निकाल लेते हैं, 1 का वर्ग 1, प्लस 2 का वर्ग 4, प्लस -3 का वर्ग 3 तिया 9, और बटे में कितना है, अंडरवुड 14।
तो ऊपर कितना आया देखिए, 9 10 और 4 14, और नीचे भी कितना है, √14। अगर हम इसे पूरा काट दें तो कितना आ जाता है हमारा 1, और ये मात्रक या इकाई लिख दें तो कितना मान आया इसका 1। यानी जिसका मात्रक अगर मापांक निकालें उसका मान 1 हो जाए तो उसे एकांक सदिश यानी एक या मात्रक सदिश कहते हैं या यूनिट वेक्टर कहते हैं। आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ती, केवल सूत्र की जरूरत पड़ती है। तो याद रखना, एकांक सदिश होता है एन कैप, वही वेक्टर ऊपर और उसी का नीचे मापांक, और ये हमारा आंसर आ जाता है। आशा करता हूं कि अच्छा लगा होगा आपके लिए। तो आप लाइक कर सकते हैं अगर लाइक नहीं किया है तो, और कर दिया है तो आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद है। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो इस प्रकार है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। यहाँ कह रहा है शून्य सदिश यानी जीरो, या कह सकते हैं और नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब जिसका मान जीरो हो। तो क्या होता है, विस्थापन कब जीरो होता है, जब जहां से चले वहीं आ जाए। तो उसका अंतिम बिंदु और प्रारंभ बिंदु अगर वही होता है तो उसे हम शून्य वेक्टर कहते हैं। या कह सकते हैं हम केवल ओ, ओरिजिन पॉइंट ओ लिख दिया अगर हमने से, ये वेक्टर का मान जो है वो शून्य सदिश है। या कह सकते हैं वेक्टर ए से, वेक्टर ए से का मतलब ए पे ही था, ए पे ही रहा, यहाँ कोई विस्थापन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होता है, इसे शून्य वेक्टर हम कहते हैं। इसका मान हमेशा शून्य होता है, ये याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कैसे, हम ए से गए बी, मान लीजिए बी वेक्टर कहाँ से गए, ए से गए हम बी, और प्लस बाद में आ गए बी से हम गए ए आ गए, इसका मान क्या होगा, हमेशा जीरो। क्योंकि हम कहाँ चले थे, ए से गए बी, फिर बी से वापस फिर आ गए, तो शुरू में भी ए लास्ट में भी ए, तो इसका मान क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, इसका मान बता देते हैं। क्योंकि अभी आगे बताएंगे कि वेक्टर बी ए का जो मान होता है अगर दिशा बदल दें तो निशान माइनस हो जाएगा, माइनस ए भी लगा सकते हैं। अब लगा दीजिए यहाँ पे, देखिए यह है वेक्टर ए बी, और यहाँ माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए वेक्टर। तो ध्यान दीजिए, ए बी में से ए बी गया तो कितना बचेगा, जीरो। तो इसको हम क्या कहते हैं, शून्य सदिश या जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है कि समान सदिश यानी इक्वल वेक्टर्स पूछ रहा है आपके लिए। समान सदिश कैसे हैं, तो जिसकी दिशा भी समान हो, जिसका परिमाण भी समान हो, तो वह सदिश जो है वो आपके समान सदिश कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां से ए से गए हैं हम बी, एक वेक्टर है हमारा ए से बी, दिशा देख लीजिए ए से बी की ओर है। इसी प्रकार मान लीजिए एक पी से और गए हैं हम क्यू, यहां से गए पी से क्यू, ए से बी जाने पर इसका परिमाण ही मान लीजिए ए है, दिशा है हमारे पास ए बी, और पी से क्यू गए हैं, इसकी दिशा भी सेम है और इसका परिमाण भी कितना है, मान लीजिए ए है। तो ये जो है दोनों ए और बी यानी वेक्टर ए बी और बराबर में वेक्टर पी क्यू, ये दोनों जो है कहलाएंगे समान सदिश कहलाएंगे। इन दोनों का मान कितना है, वेक्टर ए है। यानी दिशा और परिमाण अगर दोनों के बराबर होते हैं तो उसे हम समान सदिश या इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं देखिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर। क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है समदिश सदिश यानी लाइक वेक्टर्स। यानी समदिश का मतलब होता है जिसकी दिशा समान हो, यानी एक ही दिशा में हो, तो उसे हम समदिश वेक्टर कहते हैं। बराबर की बात नहीं कर रहा है, बराबर तो हमने बता दिया आपके लिए। यानी दिशा समान हो, यानी मान लीजिए ये एक दिशा जा रही है यहाँ से यहाँ तक, ये वेक्टर ए है, और दूसरा भी जा रहा है इधर ही, ये वेक्टर बी है। इन दोनों की दिशा समान है, परिमाण की बात नहीं कर रहा है, परिमाण बराबर हो या ना हो, इन दोनों की वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा एक ही है, इसलिए बोलेंगे सम और दिश। यानी जिसकी दिशा समान हो उसे हम समदिश सदिश या लाइक वेक्टर्स कहते हैं। अब बताते हैं अगले वाले कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए जो इस प्रकार कह रहा है, यहाँ कह रहा है विपरीत दिश सदिश यानी अनलाइक वेक्टर, यानी दिशा कैसी हो जाए, विपरीत हो जाए। एक पूरब की ओर जा रहा है तो एक पश्चिम की ओर जा रहा हो, देख लीजिए। यानी मान लीजिए ये वेक्टर हमारा है ए, इधर जा रहा है वेक्टर ए, और इसकी दिशा विपरीत हो जाए, इसकी दिशा ऐसी हो जाए, तो ये जो है वो कैसा हो जाएगा, विपरीत। विपरीत मतलब उल्टे, दिश सदिश हो गया, अनलाइक वेक्टर्स हो गया। यानी ये दोनों जो है अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, इसलिए अनलाइक वेक्टर्स या विपरीत दिश सदिश कहते हैं। अब बढ़ते हैं देखिए अगले की ओर, आगे की ओर। यहाँ कह रहा है ऋणात्मक सदिश निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर क्यों होंगे, अभी हमने बताया था, अगर ए बी को हम बी ए लिखेंगे या बी ए को हम ए बी लिखते हैं तो ऋणात्मक सदिश कहता है। लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं, देख लीजिए ये इसकी दिशा इधर है ए बी, और यहां पर मान लीजिए इसका मान है वेक्टर ए, ये इधर जा रहे हैं। अब हमारे पास परिमाण भी बराबर है, देख लीजिए ध्यान, विपरीत दिशा नहीं है, ये पी और ये क्यू, और ये कहाँ जा रहा है, उल्टा जा रहा है, जा रहा है उल्टा। इसका मात्रक कितना है, मापांक दोनों का मान ली बराबर है, दिशा अलग अलग है। यहाँ पर है ए वेक्टर, तो इधर जब जाएगा तो इसका मान हो जाएगा -a,
ठीक है, वेक्टर माइनस ए, क्योंकि इसकी दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। इधर ए से बी की ओर जा रहे हैं, इधर पी से क्यू की। मान लीजिए ये इधर मान लीजिए पूर्व है और ये मान लीजिए पश्चिम है, तो इधर यहाँ पे पश्चिम से किसकी ओर हो रही है, पूर्व की ओर दिशा हो रही है। देखिए यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर, यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर, तो दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। और लेकिन परिमाण दोनों के बराबर हैं, इसलिए ऋणात्मक सदिश कहलाएगा कि वेक्टर ए और यहाँ पे माइनस वेक्टर ए लगा दिया जाएगा, तो इसलिए दिशा इसकी ऋणात्मक हो गई, क्योंकि दिशा इसकी बदल गई, परिमाण इसका बराबर है। क्लियर हो गया होगा आपको, आशा करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो इस प्रकार है। आप कह रहा है सम रेखीय सदिश, यानी रेखा कैसी हो, समान हो रेखाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहते हैं, यानी कि सम रेखीय। ये है एक रेखा, ये मान लीजिए ए बी है यहां से यहां तक, और यहां मान लीजिए कोई बिंदु हमारे पास पी वाला हो गया बीच में, ठीक। एक है हमारे पास में, देखिए क्या है, ए पी, एक वेक्टर है हमारा ए पी, और दूसरा वेक्टर है हमारा ए बी। ये ए से गए पी और ए से ही जा रहे हैं कहाँ, बी, ठीक है। तो कि अलग अलग रेखाएं हैं क्या, नहीं, एक ही रेखा में है, तो इसे बोलेंगे समरेखीय, यानी एक ही रेखा में सदिश जो होते हैं उसे बोलते हैं समरेखीय सदिश। अब इसमें और भी क्या काम हो सकता है, बस समांतर भी ले सकते हैं कभी कभी। देखिए ये है मान लीजिए ए से बी, इसकी दिशा ये है, और दूसरी दिशा हमारी यहाँ पर हो गई पी से क्यू, पी से क्यू, यानी ये क्या होगी, दिशा पर आप सेम है ऊपर नीचे। अगर हम इसको ऊपर लेके आएंगे, देखिए इसके ऊपर यहाँ रख दें या इसको ऊपर ले जाएं, तो ये हमारे समरेखीय सदिश कहलाते हैं। इनका मान भी एक होता है, देखिए कैसे। अब मान लीजिए एपी है, इसका जो मान होगा बराबर में, ये सदिश भी सेम होगा, सेम सदिश, जो मान इसमें आई जे के में होंगे वही मान इसमें भी आई जे के में होंगे। बस यहाँ पे मान लीजिए लैम्डा ए बी आ जाए, यानी कि आई जे के तो दोनों बराबर होंगे मान, लेकिन कुछ ना कुछ मानों में अंतर होगा, यानी कि कोई गुणा हो रही है 2 से या 4 से गुणा हो रही होगी, इसी प्रकार यहाँ होगा। मान लीजिए ए बी का जो मान है वो बराबर में, यहाँ पे मान लीजिए के लगा दो, आप के भी लगा सकते हो पी क्यू। अभी मैं आपको एक सवाल भी करा देता हूँ, तभी आपको पता चल जाएगा कैसे होंगे। तो यहाँ पर कोई गुणांक होगा, यानी माइनस में भी हो सकता है कोई गुणा, या प्लस में भी हो सकती है कोई गुणा, लेकिन ये दोनों सदिश जो है क्या कहलाएंगे, समरेखीय सदिश कहलाते हैं। तो एक जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मान लिया वेक्टर ए, यहाँ लिया 2i कैप प्लस के 3j कैप और माइनस के 7k कैप, ये हमने लिया है। अब मान लीजिए अगला एक सदिश ले लिया हमने वेक्टर बी, बराबर 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और माइनस भी लगा दो, 2 दूनी 4i कैप, यहाँ पे माइनस 2 की गुणा कर दो, 2 तिया 6j कैप, यहाँ माइ प्लस कर दीजिए, यहाँ पे 2 से गुणा 2 सत्ते 14 के कैप। हमने क्या किया है, माइनस के साथ 2 से गुणा करिए, अब माइनस के साथ 2 कामन ले लीजिए, जैसे हमने माइनस कामन लिया 2 कामन लिया, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4i कैप, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 तिया 6j कैप, और प्लस माइनस माइनस के हो गए 2 सत्ते 14 के कैप। अब अंदर वाला मान बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान क्या है, यहाँ से यहाँ तक का मान ए है, तो मान लीजिए वेक्टर बी, और ये माइनस के 2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान देखिए 2i कैप प्लस के 3j कैप माइनस 7 के, ये क्या है, वेक्टर ए। तो देखिए ये माइनस 2 जो है वो लैम्डा कर सकते हैं, ये माइनस 2 क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। तो ये सदिश जो है, ये दोनों सदिश जो है ए और बी सदिश क्या है, समरेखीय सदिश कह सकते हैं, या आपस में समांतर सदिश भी कह सकते हैं। तो याद रखना, इनका जो मान यानी गुणांक तो बराबर आएंगे, लेकिन गुणांक में लैम्डा की जगह पर या के की जगह -2 प्लस के 2 या 3 माइनस के प्लस के 3 या 1/2 भी करके आ सकते हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं समरेखीय सदिश। आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं देखिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो क्या कह रहा है, यहां कह रहा है सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी कैसे हम सदिशों को जोड़ते हैं, उन जोड़ने के बारे में बताते हैं। देख लीजिए हम आपके लिए, मान लीजिए ये ए से गए हम बी, ये है ए और ये है हमारा बी। पहले हम गए ए से बी, वेक्टर मान लीजिए ए, उसके बाद में हम वेक्टर गए हैं वेक्टर बी से सी, और वेक्टर ये हो गया बी, यानी बी से कहाँ गए हम, सी। ध्यान दीजिए पहले हम गए ए से बी, तो ये वेक्टर ए है, फिर हम गए बी से सी, वेक्टर क्या हो गया बी, लेकिन ये तो दूरी हो रही है, हमें तो विस्थापन निकालना हो, यानी अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु तक के बीच की दूरी, ये है प्रारंभिक बिंदु, ये है अंतिम बिंदु, हमने इसको इस तरह से मिला दिया, तो ये हमारा विस्थापन कहलाएगा, ये सदिश कहलाएगा हमारा नया वाला। तो क्या होगा इन दोनों का, हम एक रास्ते से तो गए, देखो यहाँ से हम ए सी निकाल रहे हैं, देखो ए सी का फार्मूला क्या बनेगा हमारा, हम ए सी पहुंचना है, तो कैसे पहुंचे हम, ए से गए हम बी, वेक्टर ए बी, प्लस में फिर कहां से गए हम, बी से सी, यहां पहुंचे। तो हमारे पास ए सी का मान क्या आ गया, ये वेक्टर है हमारे पास ए बी का मान वेक्टर ए,
प्लस ये है BC का मान वेक्टर B। तो क्या किया हमने, दोनों को जोड़ दिया और हमारा ये आ गया सदिशों का योगफल। तो हम इसको आराम से जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से हम आपको सवाल कराएंगे तभी आपको और अच्छा लगेगा। तो ये हो गया हमारा सदिशों का योग। क्लियर हो गया होगा आशा करता हूँ। कोई भी कमी दिखे आप कमेंट बॉक्स में उसे कमी लिख सकते हैं। अच्छा लगे तो आप अच्छा ही बता सकते हैं। उसके लिए आपको अगला कौन सा वीडियो चाहिए, किसमें आपको समस्या हो रही है, आप वो भी लिख सकते हैं ताकि मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा सकूं इसमें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अब यहाँ पर हमें हमेशा मूल बिंदु ले लेते हैं ओ, उसके सापेक्ष हम ए का सदिश ओ ए, बी का सदिश ओ बी लेते हैं। तो देखिए हम इसमें चीज कराते हैं आपके लिए। कहाँ गया, सॉरी, ये है। ठीक है, चलिए यहाँ करते हैं स्थिति सदिश। तो ये मान लीजिए मूल बिंदु है, एक मूल बिंदु ओ, इसी के सापेक्ष होगा, ओ के सापेक्ष, ओ के सापेक्ष। चलिए हमने एक बिंदु लिया यहाँ पर, ऐसे करके कहीं ले लेते हैं एक ए और यहां से इधर बी, इन दोनों का मान निकालना है ए बी का। एक बिंदु लिया हमने ओ, यहाँ पर मूल बिंदु ओ के सापेक्ष ए का सदिश ओ ए, ओ के सापेक्ष बी का सदिश ओ बी, ले लेते हैं। देखो ए का सदिश, ए का स्थिति सदिश क्या लेंगे हम, वेक्टर ओ ए। ठीक, फिर बी का स्थिति सदिश क्या लिखेंगे हम, वेक्टर ओ बी। हमें मान निकालना है ए बी का। किसका मान निकालना है हमें, ए बी का। आप ध्यान दीजिए कैसे लिख लेगा सूत्र। तो हम यहाँ सूत्र लिख रहे हैं तभी आपको अच्छा लगेगा समझते हुए। देखो ए से बी जाने के रास्ते तो कैसे हैं, इधर तो है नहीं, तो यहाँ से ओ से जा रहे हैं हम। देखो ओ से जाएंगे, ओ से गए हम ए, ओ से गए हम कहाँ ए, और ए से कहाँ गए हम बी, ए बी प्लस में। ध्यान दीजिएगा, ओ से गए हम बी ए से गए हम बी और डायरेक्ट पहुंचना है देखो कहां से, ओ से बी। तो बराबर में क्या आएगा हमारे पास, ओ से बी। फिर समझ लीजिएगा ध्यान से, ओ से गए हम ए यानी ये ओ से ए, फिर ए से कहाँ गए हम बी, ए से बी प्लस, और विस्थापन क्या हो गया हमारा, ओ से डायरेक्ट पहुंच गए बी, तो ये हमारा ओ बी विस्थापन हो गया। यही दूरी हो गई ओ से ए प्लस ए से बी, विस्थापन डायरेक्ट हो गया ओ से बी। अब क्या करना है, देखिए हमें मान निकालना है ए बी का। तो ये जो है हमारा प्लस का वो इधर चला जाएगा, काय का हो जाएगा माइनस का। तो वेक्टर ए बी का जो मान आया वो क्या आया है, वेक्टर ओ बी, और माइनस में यहाँ पर वेक्टर ओ ए। आप ध्यान दीजिएगा कैसे सूत्र याद कर सकते हो, क्या ले सकते हैं। देखिए अगर ए बी है तो बाद वाला देखो बी बाद में है, इससे पहले लिखेंगे ओ बी, फिर माइनस में आएगा पहले वाला ओ ए। तो इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बी को, इसका सूत्र होगा, बी का स्थितिज पहले आ रहा है, देखो बी का स्थितिज पहले आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे बी का स्थितिज, बी का स्थिति सदिश, और माइनस में आएगा पहले वाले का यानी ए का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश। इतना लंबा चौड़ा लिखने की जगह पर हम डायरेक्ट याद रखिएगा, आप सूत्र क्या लिखेंगे, वेक्टर ए बी का जो मान होगा वो हम लिखेंगे डायरेक्ट ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। आशा करता हूं कि ये भी आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं देखिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो इस प्रकार है। देखिए अब ये सवाल ही आ गए। अब यहाँ से हम आपको 11 सवाल कराएंगे आपको अच्छे अच्छे। आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर बाद में बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कि कह रहा है उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर प्रति घंटा वेग को आलेख द्वारा निरूपित करना है, यानी आलेख बताकर आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना है यानी दिशा बतानी है। तो याद रखना नक्शा जो भारत का होता है उसमें उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है, तो यहाँ ऊपर तो लिख दीजिए उत्तर। तो ऊपर उत्तर आएगा तो नीचे क्या आएगा, दक्षिण, दक्षिण होगा। अब याद रखना हम ऐसे खड़े होते हैं उत्तर की ओर उल्टा हाथ करके, तो सामने इधर आएगा पूरब, ये आ गया पूरब या पूर्व लिख सकते हो, और इधर आ जाएगा हमारा पश्चिम, ये पश्चिम आ गया। ये हमारा नक्शा पूरा तरीके से हमने एक बना दिया। देखिए इधर आएगा एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ऊपर वाई, और ये वाई डैश। ठीक, अब कहां से उत्तर की बात करा, उत्तर से
30 डिग्री किसकी ओर, पूरब, पूरब की तरह इधर। तो 30 डिग्री का कोण बनाया उत्तर से इसकी ओर 30 डिग्री, पूरब की ओर बनाना है। 30 डिग्री कोण बना लिया हमने। कितनी दूरी वेग चलना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से। तो ये हमने यहाँ वेग बना दिया। यहाँ पे कोण कितना है हमारे पास, 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर वेग हो गया हमारा, मान लीजिए p, और ये है ओरिजिन पॉइंट, और ये हमारी दिशा हो गई। कितना वेग चल रहा है इसका, वेग है हमारे पास v बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा इसका आंसर आ गया, और ये आलेख द्वारा हमने निरूपित भी कर दिया। आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर सकते हैं, बार बार कह रहा हूं इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं। अगर नहीं किया है तो कर सकते हैं, और कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए जिस प्रकार है, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी का मध्य बिंदु जो है वो क्या है, डी है। तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। देखो एबीसी, ठीक, ए बी और सी। यहाँ क्या कर रहा है, बीसी का मध्य बिंदु डी है। ये है बीसी, इसका मध्य बिंदु ये है डी, ये लिया गया है। अब क्या कर रहा है, सिद्ध करना है ए से बी। देखो वेक्टर लगे होंगे इसमें सब में, देखो नहीं लगे तो लगा देंगे हम, क्योंकि टाइपिंग में नहीं आ पाया है। तो यहाँ देखिए ए से बी लगा है, तो ए से बी लगा दीजिए। फिर क्या लगा है, देखिए ए से सी लगा दीजिए। फिर क्या कह रहा है, ए से डी को मिला देंगे। ये सारे वेक्टर लगे हुए होंगे, ठीक। यहाँ देख लीजिए, अब हमारे पास ए से डी पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक पहुंच सकते हैं हम ए से बी और बी से डी, एक पहुंच सकते हैं हम ए से सी और सी से डी। तो यहाँ चित्र बना लेते हैं। देखो ए से सी, इधर अपनी तरफ से लाइन खींच दीजिए, और इधर अपनी तरफ से इधर खींच दीजिए। ये क्या है, मध्य बिंदु है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मध्य बिंदु का क्या काम है। सबसे पहले देखो, अगर हमारा बी डी का मान डी सी के बराबर होगा, सी डी मत लिख देना इसमें, क्योंकि दिशा भी याद रखना है। तो यहाँ ये डी डी मध्य बिंदु है, तो इसलिए बी डी का जो मान है, यानी बी से डी का मान डी से सी के बराबर होगा, क्योंकि दिशा ये होनी चाहिए हमारी। वो दिशा माइनस इसलिए बताएगा, तो बाद में हम सी डी लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा। हमारा बी डी का मान डी सी के बराबर है। किसके बराबर है, डीसी के बराबर है। पहला काम तो ये याद रखना। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, अगर पलटेंगे इसको, सीडी करेंगे, दिशा बदली तो माइनस हो जाएगा। तो याद रखना कि डीसी को अगर हम लिखेंगे सी डी, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, दिशा विपरीत हो गई तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो बस यही काम करेंगे। तो यहाँ बी डी का जो मान बराबर है वो माइनस सी डी के बराबर है, क्योंकि अभी हमने दिखा था ऋणात्मक दिशा। तो ये याद रखना, ऋणात्मक दिशा हो गई है। सी डी कैसी दिशा है, विपरीत दिशा है, तो इसलिए हमें माइनस लगाए। बी से डी बराबर है माइनस के सी डी, या डी सी लगा सकते हैं प्लस में। आशा करता हूँ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब दो रास्ते हैं ए डी पहुंचने के, तो हम लगा रहे हैं। देखो ये है फर्स्ट रास्ता, और ये हमारा दूसरा रास्ता है। तो हम पहले कर रहे हैं पहला रास्ता। देखो फर्स्ट, बहुत ध्यान देखेंगे, हम पहुंचना है ए डी। तो ए डी हमारे पास है वेक्टर ए डी बराबर, देखिए कैसे पहुंचेंगे, ए से बी प्लस के बी से डी। तो यहां लिखेंगे ए बी प्लस में बी डी, ये हो गया हमारे पास। तो यहां पर तो है ए डी प्लस में यहां पर ए बी, और यहां देखिए ध्यान से, बी डी का मान समीकरण एक में कितना है, माइनस के सी डी। तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस के सी डी हो जाएंगे यहाँ पर। ये समीकरण कितनी होगी हमारे पास, दो। एक रास्ते तो हम इधर पहुंच गए। अब दूसरा रास्ता है, देखो सेकंड वाला। कहाँ से पहुंचना है हमें, इधर पहुंचना है। तो पहले लिखेंगे हम ए डी, क्या लिखेंगे, ए डी बराबर, देखिए क्या आएगा, ए सी प्लस सी डी। ए सी प्लस में सी डी, ये समीकरण नंबर कितना है, तीनों। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, अब हम इन दोनों को जोड़ दे, ध्यान दीजिए। जब हम जोड़ेंगे तो ए डी कितने हो गए, यहाँ पर देखिए लाइन खींच दी हमने, जोड़ रहे हैं। एक ए डी कितने हो गए, 2 ए डी बराबर में आइए। इधर है ए बी। अब ये सी डी माइनस का, ये सी डी प्लस का कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा हमारे, प्लस में ए सी, ये आ गया। अब यही है, बस इसको क्या करना है, यही है आंसर, बस केवल घुमा दीजिएगा। आर एच एस को एल एच एस की तरफ, एल एच एस को आर एच की तरफ। तो यहाँ लिख देंगे, आता है क्या है हमारे पास में, ए बी प्लस में ए सी, और बराबर में हमारे पास में है 2 ए डी। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आप लिख सकते हैं इति सिद्धम, या लिख सकते हैं प्रूव्ड। आशा करता हूं कि ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, यानी चतुर्भुज की तरफ।
यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है त्रिभुज, ये इसके बाद चतुर्भुज आएगा, सॉरी। तो यहाँ त्रिभुज एबीसी की भुजा बी ए बी और एसी का मध्य बिंदु क्या है, डी और ई है। यहाँ पर ए बी और एसी का मध्य बिंदु है डी और ई। तो सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए, इन सब पे वेक्टर लगा होगा, बीई प्लस वेक्टर डी सी प्लस 3/2 और वेक्टर में रहेगा बी सी। चलिए पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, एक ए बी सी, ए बी और यहाँ सी। अब यहाँ कहा है ए बी का मध्य बिंदु है डी, यानी ए बी का जो मध्य बिंदु है ये डी है, और ए सी का जो मध्य बिंदु है वो ई है, यानी यहाँ पर ई बिंदु है। ठीक, अब देखिए क्या मैं बी से ई को मिलाइए, बी से ई को मिलाना है, बी से ई को मिलाइए, यहाँ निशान लगाइए बी से ई की ओर। आगे क्या कर रहा है, डी से सी की ओर, ये डी है, डी से सी की ओर मिलाइए लाइन यहाँ पर, ये वेक्टर हो गया डी से सी। आगे क्या चाहिए हमें, बी सी, ये है बी सी, ये बी सी का है। बी सी के पहुंचने के रास्ते देखिए क्या है, पहले तो हम जाएंगे बी से ई और ऊपर से आएंगे ई से सी, यानी ये रास्ता हो गया हमारे पास में बी सी पहुंचने का। अगला क्या है बी सी पहुंचने का, तो देखो यहां से हमने लाइन खींची, ये मध्य बिंदु, इसको मिला दिया, अपनी तरफ से मिला दिया, यहाँ से गए यहाँ की ओर और यहाँ से हम इधर की ओर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए बी सी, या इधर से ऐसे और इधर से ऐसे करके जा सकते हैं। ठीक है, तो हम इस दोनों तरह से रास्ते जा सकते हैं। तो एक चीज और याद रखना है, क्या दिशा हमने इधर बना दी डी से ही। ठीक, अब देखिए डी मध्य बिंदु है, तो डी का जो मान होगा वो बी सी का आधा होगा। प्रमेय से याद रखिएगा ये चीज, प्रमेय से कि अगर हमने ये मध्य बिंदु से मिलाया है तो डी ई का जो मान है, वेक्टर डी ई का मान, ये जो इसके समांतर भुजा होगी, ठीक है, समरूप त्रिभुज की प्रमेय से बीसी का आधा होगा, ये बड़ी भुजा होगी बीसी, इसका आधा होगा। ये याद रखिएगा, डी ई का मान बीसी का आधा होगा। समीकरण नंबर 1 ये हो गई। अब हमारे पास रास्ते देखिए, हमें हमें चाहिए बीसी हर कीमत पर। तो बी से गए हम ई, प्लस ई से गए हम सी, और हम डायरेक्ट पहुंच गए कहाँ, बीसी। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए पहला सूत्र में क्या चीज, बी से गए हम ई, बी ई वेक्टर, प्लस कहा ई से पहुंचे हम सी, तो प्लस ई से सी। देखो बी से ई से सी और डायरेक्ट पहुंचे यहाँ पर बी सी, बराबर में बी सी। ये हमारे पास समीकरण नंबर कितनी होगी, एक। ये तो आ गया हमारे पास, क्या आ गया, बीई तो आ गया, हमें ई सी नहीं चाहिए, वो ठीक है, बात की बात है, वो कैसे कटेंगे। अब हमें क्या चाहिए जरा बताओ, डी सी इधर चाहिए। अगला सूत्र देखिएगा ध्यान से, हमें कीमत पे चाहिए डी सी। डी सी का मान कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से निकलना है डी सी। तो डी सी का मान, इसको अगर करेंगे उल्टा ले आए इसको, तो इसके बराबर हो जाएगा डी के बराबर। ठीक है, तो हमें ये डी सी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, डी से गए हम सी, डी सी यहाँ, ठीक, प्लस इससे उल्टा आ जाओ, उल्टा यहाँ पे हमने दिशा ये लगा दी, बाद में माइनस हो ही जाएगा। तो हम गए डी से सी और ऊपर आएंगे सी से ई, प्लस में आएंगे सी से ई, इसका जो मान है ध्यान दीजिएगा, डी से गए हम सी और फिर सी से आए हम ई, और ये मान डायरेक्ट हो गया डी ई। अब डी ई क्यों लगाया इस तरह हमने, देखो क्योंकि हमारे पास डी का मान है, डी का मान कितना है, BC/2। तो हम यहाँ पर डी डी की जगह पर हम लगा सकते हैं कितना, BC/2, ये लगाई दीजिए यहाँ पर, और आप काम किया क्या हो जाएगा। इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, दो काम हो जाएंगे। देखो हमारे पास सूत्र होता है, देखो अभी हमने बताया था, हम ले तो गए हैं सीई, लेकिन ये काय का होगा, ईसी के ऋणात्मक निशान के बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे सीई का जो मान है, अगर हम ई को पहले करेंगे तो ई सी क्या हो जाएगा, माइनस, ताकि अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा हमारा। तो यहाँ लिखेंगे डी सी, और यहाँ प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस, और ये हो गया हमारा ई सी। ये पहला काम हो गया। और डी ई का मान हमारे पास कितना है, समीकरण 1 से BC/2, तो ये लगा दीजिए BC/2, ये समीकरण नंबर 1 से है। ये सॉरी, ये 2 समीकरण है, ये समीकरण 1 है, तो ये समीकरण 1 से। अब क्या करना है, देखिए ये समीकरण ले ली 3, दोनों को जोड़ दी, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, चलिए दोनों को जोड़ते हैं। देखिए यहाँ कितना है, देखिए समीकरण 2 में BE प्लस EC, समीकरण 3 में आइए क्या है, DC माइनस में EC, बराबर में आइए, देखो समीकरण 2 में है BC प्लस यहाँ कितना है BC, और बटे में कितना है हमारे पास 2, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। देखो यहाँ EC प्लस का और यहाँ EC माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया, और जो आ रहा है देखो यहाँ तक, तो हमारे पास दोनों चीजें आ गई। ये क्या है, BE
प्लस में यहाँ क्या है डी सी बराबर, देखो एल्सियम ले रहे हैं, देखो नीचे नीचे गुणा, दो एकम दो, दो एकम दो, तिरछी गुणा यहाँ पे दो एकम दो, दो एकम दो, बी ई, बी सी सॉरी, प्लस में यहाँ देखिए एक एकम एक, एक लिख दो यहाँ पर बी सी। अब यहाँ देखो ये है दो बी सी, ये है एक बी सी, तो कितने होगा तीन बी सी, और हमें 3/2 ही चाहिए, देखो 3 ऊपर और 2 नीचे आ गया, यहीं पे आंसर आ गया हमारा, लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, ये हो गया हमारा बी ई, प्लस में हमारे पास में है डी सी, और बराबर देखिए दो और एक कितने हो गए तीन, और बटे में तो हमारे पास दो आई है, 3/2, और साथ में कितना है बी सी, ये है हमारे पास बी सी। आशा करता हूं कि ये सवाल जो है हमारा क्लियर हो गया होगा, और यहाँ आप सिद्ध भी ले सकते हैं और प्रूव्ड भी ले सकते हैं, इति सिद्धम या प्रूव्ड। तो ये सवाल भी अच्छा था हमारा। आप बढ़ते हैं चतुर्भुज की तरफ, और उसके बाद में षष्ठभुज का कराएंगे हम आपके सवाल। तो बढ़ते हैं चतुर्भुज के सवाल की तरफ, जो इस प्रकार दिया है, देखिए एक चतुर्भुज ए बी सी डी में सिद्ध कीजिए कि ये होगा बी ए वेक्टर बी ए, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी डी, और वेक्टर डी ए, और बराबर में चाहिए वेक्टर बी ए। तो बी ए तो चाहिए चाहिए, तो पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं, देखिए तो चतुर्भुज बनाते हैं पहले, कैसा भी चतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए कहाँ से शुरू करा, बी ए बी सी वगैरह से कर रहा है, तो बी यहाँ बना लो आप, बी सी डी, और यहाँ ऊपर दे दिया ए। सबसे पहले क्या है बी से ए की ओर, तो बी से ए की ओर चित्र बना दीजिए, तीर लगा दीजिए। फिर बी से सी की ओर, तो बी से सी की ओर लगा दीजिए। फिर क्या है सी से डी की ओर, तो सी से डी की ओर लगा दीजिए। फिर क्या है डी से ए की ओर, डी से ए की, ये हमने लगा दिया चित्र। ठीक है, मान हमें चाहिए देखो टू बी ए चाहिए, यानी इन सबको अगर हम जोड़ दें तो टू बी ए के बराबर होना चाहिए। तो चलिए भाई हम सूत्र लगा दे, देखो कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने एक लाइन यहाँ पे विकर्ण अपनी तरफ से खींच दिया, ये हमने विकर्ण अपनी तरफ से एक खींच दिया है, देखिए बी ए तो है, बी ए जैसा है वैसे ही रहेगा, उसकी कोई हमें कोई नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि हमें करना क्या है, देखिए तो सबसे पहले सूत्र लगते हैं हम यहाँ पर और करते चलते हैं। बी से गए हम सी, बी सी, प्लस आगे देखिए सी से गए हम डी, तो सी से गए हम डी, बराबर क्या ले सकते हैं हम जरा बताइए बी डी, तो बी डी हो गया हमारे पास में बी डी, ये हो गई समीकरण नंबर 1। तो किसका किसका मान आ गया बी सी और सी डी, यानी इन दोनों का मान आ गया, इन दोनों की जगह पर तो हम लगा देंगे बी डी। क्लियर हो गया। उसके बाद में क्या कर सकते हैं, फिर हमारे पास आएगा बी डी और डी ए, इसकी जगह पर क्या लगा सकते हैं ए बी, तो ये भी कर दिए। देखिए आगे, अब आगे क्या हो सकता है, बी से गए हम डी, बी डी, प्लस में देखिए डी से गए हम ए, तो डी ए, बराबर हम डायरेक्ट कहाँ पहुंच गए जरा बताइए, ए से बी, देखो ए से गए, बी से गए हम डी, प्लस डी से गए हम ए, और डायरेक्ट पहुंच गए हम बी ए, तो ये बी ए हो गया, ये हम बी ए पहुंच गए। तो समीकरण नंबर ये कितनी हो गई हमारे पास में, 2 हो गई। चलिए अब एलएचएस लेते हैं, या एलएचएस ना भी लेंगे तब भी हमें क्या चाहिए, देखो सारी चीजें जोड़ भी सकते हैं, या हम एलएचएस ले लेते हैं पहले, देखो यहाँ ले लेते हैं एलएचएस, उससे सब सवाल हल हो जाएंगे हमारे। एलएचएस बराबर देखो ये है बी ए, प्लस में यहाँ पर है बी सी, प्लस यहाँ पर है हमारा सी डी, और प्लस हमारा है डी ए। अब देखिए इसके हिसाब से हम मान लगाते जाएंगे, बी ए का नहीं लगाएंगे कि बी ए तो हमें आंसर में चाहिए, तो बी ए ऐसे ही रहेगा। अब देखिए प्लस बी सी प्लस सी डी का मान, समीकरण 1 में देखो बी सी प्लस सी डी का मान कितना है हमारे पास में बी डी, इसकी जगह पर तो हम लगा देंगे बी डी, प्लस ये है डी ए, कहाँ से समीकरण 1 से, ये हमारा काम हो गया। आगे देखिए अगली लाइन में, ये तो बी ए है ही है हमारे पास में, अब प्लस देखिए डी बी, मतलब बी से डी प्लस डी से ए का मान कितना है बी ए, इसकी जगह पर क्या लगा दीजिए बी ए। अब देखिए ध्यान से क्या हो गया, एक बी ए कितने बी ए हो गए, 2 बी ए हो गए, तो 2 बी ए, ये हमारा जो है आर एच एस आ गया। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले हमने बी डी का मान निकाल लिया, बी सी प्लस सी डी, और फिर हमने निकाल लिया बी ए का मान, समझ लीजिए बी डी प्लस बी ए, तो मान आ गया बी ए। तो डायरेक्ट हम इस तरह से एलएचएस लेकर हम हल कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 2 में उसे सुधार कर सकूं। बढ़ते हैं देखिए अगले सवाल की ओर, जिस प्रकार दिया गया है कि समषटभुज ए बी सी डी ई एफ में सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर प्लस ए सी वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए एफ का मान जो है 3 ए डी के बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम पहले बनाते हैं एक समषटभुज।
समषटभुज का मतलब होता है सभी भुजाएं इसकी क्या होती हैं, आपस में परस्पर बराबर होती हैं। चलिए यहां लिखते हैं ए से, ये ए बी सी डी ई एफ, ये सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। क्या कह रहा है, ए से गए हैं बी, वेक्टर ए बी, फिर क्या है वेक्टर ए सी, ए से गए सी, फिर वेक्टर ए डी, ए से गए हम डी, फिर वेक्टर है ए ई, ए से गए हम ई, फिर वेक्टर क्या है हमारे पास ए एफ, तो ए एफ हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि क्या कोई वेक्टर बराबर हो सकते हैं, हाँ। ए बी के बराबर क्या होगा, ई डी, बी सी के बराबर क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए, ई एफ, ठीक है। आगे क्या होगा, सी डी के बराबर क्या होगा, ए एफ। तो क्या क्या किसकी जगह पे लिख सकते हैं, ये देखते हैं, देखो ध्यान से। ए एफ वेक्टर है, वेक्टर ए एफ, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, सी डी, दिशा भी सेम, और ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी सब चतुर्भुज में। समीकरण नंबर 1 हो गया। किसकी जगह पर, ए एफ की जगह पर हमने रखा सी डी। क्लियर हो गया होगा, यहाँ रख दिया हमने, तो ये तीर भी लगा देते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले। अब हमारे पास क्या है, देखिए ये है ए बी, ए बी किसके बराबर आ रहा है जरा बताओ, ई डी के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे ई डी के बराबर में क्या आएगा, ए बी। तो ए बी जो वेक्टर दे रखा है इसी की जगह लिख दो, वेक्टर ए बी की जगह पर हम क्या लेंगे, हम ई डी ले लेंगे हम। क्लियर हो गया, ई डी। ये समीकरण नंबर कितना हो गया हमारे पास, 2। अब कौन कौन सी हमें चाहिए, हर जगह ए डी, तो क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर आएगा ए सी प्लस सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी। तो यहाँ लिख देते हैं, देखो ए सी प्लस, ए से गए हम सी, और सी से जाए अगर हम डी, सी डी, ए से गए सी से गए डी, तो क्या हो जाए, डायरेक्ट हमारा हो जाएगा ए डी। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई हमारे पास में, 3। अगली समीकरण देखिए, यहां से जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, ए से गए हम ई, और ई से गए हम डी, तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे ए डी। तो यहां से गए ए से गए हम ई, प्लस में देखिए ई से गए हम डी, ई से गए हम डी, और डायरेक्ट हम पहुंच गए यहाँ पर एडी। तो देखो हमने एडी में सबको बदल लिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण नंबर कितनी है, 4। एक एक करके पहले हम एलएचएस ले लेते हैं और फिर इसको हल करते हैं। देखिए एलएचएस बराबर क्या है, वेक्टर ए बी प्लस में वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी, इसको तो चुना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में वेक्टर ए ई प्लस में वेक्टर है ए एस। किसको किसके साथ लिखना है देख लो। सबसे पहले ए सी को लिखना है सी डी के साथ, लेकिन सी डी किसके बराबर है, ए एफ। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखेंगे ए सी, नंबर 1 पे ए सी, और ए सी के साथ में हमें लिखना है सी डी। सी डी किसका मान है, ए एफ था, तो ए एफ लिख दो इसके साथ में, ए एफ 2 नंबर पे। तो पहले लिखते हैं हम ए सी, वेक्टर ए सी लिखा हमने, प्लस में लिखा हमने ए एफ, ये पहला काम हो गया। अगला देखिए क्या है हमारे पास में, ए ई चाहिए। ए ई कहाँ पर है हमारे पास, ये नंबर 3 पर ही लिख दिए ए ई, तो नंबर 3 पर लिखा हमने ए ई, प्लस आगे देखिए अगला मान क्या है, ए के साथ क्या, ईडी। ईडी किसके बराबर है जरा बताओ, ईडी किसके बराबर, ए बी। तो इसके साथ लिखिए ए बी, चौथे नंबर पे ये लिखेंगे ए बी, तो चौथे नंबर पर हमने लिख दिया ए बी। और लास्ट में हमारे पास क्या बचा, ए डी। तो ये ए डी लिख दिया हमने सबसे लास्ट में, यानी कि ये 5वें नंबर पे। तो पहले नंबर पे ए सी लिखा, आप देखो मान लगाते जाएंगे, ए सी प्लस में मान बताओ, ए एफ का मान सबसे पहले देखो, समीकरण 1 से ए एफ का मान कितना है, सी डी। तो यहाँ पे लगाया हमने सी डी, प्लस ए ई ऐसी रखिए, प्लस देख ए बी का मान देखिए क्या है, ए बी का मान कितना है हमारे पास, ई डी। तो ई डी लगा दीजिए यहाँ पर ई डी, और प्लस में ए डी ऐसी रहेगा। ये मान हमने समीकरण 1 और 2 से लगाए हैं। अब देखिए ध्यान से, ये वाला मान लगाया था हमने समीकरण 1 से, और ये वाला मान लगाया समीकरण 2 से, और ये दोनों के मान देखिए ध्यान से, ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी किससे, समीकरण 3 से क्या नाम है, ए मान है ए डी। तो यहाँ लिखेंगे हम ए डी समीकरण 3 से। समीकरण 4 देखो इधर, ए ई प्लस ई डी, ए ई प्लस ई डी कितना है हमारे पास, ए डी। तो इसकी जगह पर हो गया हमारा ए डी, ये समीकरण किससे, 4 से हो गया। और प्लस में लास्ट में हमारे पास ए डी पहले से दे रखा था, ये ऐसे ही रहेगा। तो कितने ए डी हो गए हमारे पास, देखो 1 ए डी, 2 ए डी और 1 3 ए डी। तो यहाँ हो गया हमारे पास 3 ए डी। ये हमारा हो गया आरएचएस। आशा करता हूं कि ये षटभुज वाला भी आपको सवाल अच्छा लगा होगा। त्रिभुज करा दिया है, चतुर्भुज भी करा दिया, षष्ठभुज भी करा दिया। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो इस प्रकार दिया गया है, यहाँ कहा गया है यदि बिंदु ए का स्थित सदिश जो है वो a प्लस 2b है, वेक्टर लगा होगा इसमें, वेक्टर a प्लस में वेक्टर 2b, और b का सदिश दे रखा है 2 वेक्टर a प्लस में वेक्टर b,
है तथा बी बिंदु जो है रेखा ए बी को 3:5 में के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो पी के इससे सदिश ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, चित्र बनाते हैं हम, आपको देख लो। यहाँ पे हमने एक बिंदु लिया, ये लिया एक रेखा, ये है ए, और ये लिया हमने बी, और एक पी बिंदु है यहाँ पर जो इसको 3:5 में बांटता है। ये 3 और ये अनुपात 5 हो गया। यहाँ कहीं पे हमने लिया ओ मूल बिंदु, इससे पी ए का सदिश दे रखा है, इससे पी बी का सदिश दे रखा है, और ये हमारा पी मतलब ओपी सॉरी ओ ए और ओ बी दिया हुआ है, ओपी निकालना है। ओ ए क्या दिया, देखिए ए का सदिश दे रखा है ओ ए, तो ये हमारे पास में वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी, ये ए का सदिश दिया हुआ है। बी का सदिश कितना है हमारे पास, 2 वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी, और इस पी का ओ पी का मान निकालना है। देखो सूत्र हम लगाते हैं डायरेक्ट, देखिए अंतः विभाजित वाला। क्या निकालना है हमें, ओपी का सदिश यानी पी का सदिश ओपी लिख देंगे डायरेक्ट ओपी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए M1 है और ये हमारा M2 है, इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, अंतः विभाजित होता है तो प्लस में आता है, बटे में ध्यान दीजिएगा M1 प्लस M2 आता है। ठीक, अगर इस 3 की गुणा कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे इसकी गुणा, 3 की गुणा इधर वाले से करेंगे 3, और यहाँ लिखेंगे सर 2a प्लस वेक्टर बी, आगे प्लस, आगे देखिए इस 5 की गुणा इधर करेंगे, यहाँ पे यहाँ गुणा करेंगे इस 5 की इधर, तो 5, और ब्रैकेट में यहाँ पर है a वेक्टर में प्लस के 2b वेक्टर में। अब इसकी 5 की गुणा दोनों से कर दीजिए, यहाँ 3 की गुणा दोनों से कर दीजिए, M1 M2 का मान लगा के जोड़ देते हैं। देखो वेक्टर OP यानी P का सदिश हो गया 3 दूनी 6 वेक्टर A प्लस के 3 वेक्टर B प्लस के 5 A वेक्टर प्लस 5 दूनी 10 वेक्टर B, और बटे में मान लगा दीजिए यहाँ पर दोनों का, M1 का मान 3 प्लस के 5, 3 प्लस M2 का मान 5। OP यानी P का सदिश देखिए 6 और 5 कितने हो गए, 11 वेक्टर A हो गए, प्लस में 3B और 10B कितने हो गए, 13 वेक्टर B हो गए, और नीचे हमारे पास कितने हैं, 3 और 5 कितने हो गए, 8। ये हमारे पास 8 हो, ये हमारे पास है ओपी का स्थिति सदिश। या क्या कर सकते हैं, इसके 11/8 वेक्टर ए प्लस 13/8 वेक्टर बी, इस तरह भी आप ले सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, पी का स्थिति सदिश आ गया हमारे पास। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। यहाँ कह रहा है एक समतल में 4 बिंदु क्रमशः दिए हुए हैं, ए बी सी, क्रमशः 4 बिंदु दिए गए। तो चलिए भाई समतल पर एक 4 बिंदु ले लेते हैं हम, ए बी सी और ये डी, 4 बिंदु दिए गए हैं। सिद्ध कीजिए कि क्या वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी डी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर सी ए बराबर 0। तो पहले क्या कह रहा है, देखिए वेक्टर ए बी ये है, फिर हमारे पास में बी से डी यहाँ से यहाँ तक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर हमारे पास डी से सी है, डी से सी उल्टा हो जाएगा, फिर हमारे पास सी से ए है, सी से ए है। तो चलिए हम लिखाते हैं, यहाँ पर मान कैसे लिखेंगे, पहले LHS ले लेते हैं। देखो यहाँ पर LHS, यहाँ पर है ए बी प्लस के बी डी प्लस के डी सी और प्लस के सी है। अब हमें सबको ए बी सी डी बी डी सी डी में चेंज कर देना। देखो ए बी का मान लगाते हैं, देखो ये तो ए बी है हमारे पास, ऐसे ही रहने तो ए बी प्लस, इसको बी से डी जाना है, बी से डी जाना है तो क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी कर दो इसे, बी सी प्लस सी डी, ये हमने कर दिया। अब यहाँ देखिए उल्टा आ रहा है, डी से आ रहा है सी, तो डी से सी है, इसे हम क्या कर सकते हैं, सी डी माइनस में कर सकते हैं, तो माइनस में कर दीजिए सी डी प्लस, देखिए ये सी है हमारे पास, सी ए, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, तो सी ए माइनस कर दीजिए, माइनस ए सी कर दिया हमने इसे ही माइनस ए सी कर दिया, इसे माइनस सी डी कर दिया। ये देखो कट जाएगा, बाकी उससे बदलेंगे अभी हम। देखो इन दोनों को, देखो ए से गए हम बी और बी से गए हम सी, ए से बी और बी से सी, क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का मान ए सी हो जाएगा, तो बी बीच में हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए सी। अब देखिए यहाँ पर प्लस के सी डी, ये है माइनस के सी डी और ये है माइनस के ए सी। अब देखिए माइनस के ए सी से प्लस का ए सी कैंसिल हो जाएगा, प्लस का सी डी से माइनस का सी डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास में 0, और ये हमारा हो गया RHS। आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। फिर मैं बताता हूं आपके लिए, देखिए ए बी हमने ऐसे रखा है, बी डी को
बी से गए डी, तो वो हमने तोड़ दिया बी सी प्लस सी डी, तो बी सी प्लस सी डी तोड़ दिया, डीसी को हमने उल्टा कर दिया, डीसी को हमने उल्टा किया माइनस के सी डी आ गए, सी ए को उल्टा किया माइनस के ए सी आ गए। अब ए बी प्लस बी सी, ए से गए हम बी, बी से गए हम सी, तो इसे हमने लिख दिया ए सी, ये लिख दिया सी डी, और यहाँ माइनस के सी डी से सी डी कट गया, और इसे माइनस का ए सी हो गया, तो माइनस के ए सी से ए सी कट गया। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। आप इसे तोड़ तोड़ के आराम से हल कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है कि यदि मूल बिंदु O के सापेक्ष दो बिंदु A और B का स्थित सदिश दे रखा है, यह है A का सदिश जिसे हम लिखते हैं OA, और यह है B का सदिश लिखते हैं OB, और AB का डायरेक्ट सूत्र जानते हैं। देखो यहाँ लिख देना, ध्यान दीजिएगा। पहले कह रहा है O के सापेक्ष A का सदिश लिखते हैं वेक्टर OA, डायरेक्ट लिख दीजिए। क्या है हमारे पास में, 2i कैप माइनस के 4j कैप, ये सब में कैप लगा होगा, प्लस के k कैप, टाइपिंग में नहीं आ पाया ये। इसी प्रकार OB क्या है हमारे पास में, देखिए 3i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के k कैप। हमें क्या निकालना है, देखिए AB, तो सूत्र हम जानते हैं AB का क्या होता है, वेक्टर AB है ये, तो वेक्टर AB B वाला मान पहले आएगा, यानी OB पहले आएगा, फिर माइनस में OA। चलिए मान लगाते हैं यहाँ पर, OB का मान पहले लगा दीजिए 2i कैप, वो सॉरी 3i कैप प्लस के 2j कैप और माइनस के k कैप, फिर ब्रैकेट बंद, माइनस में OA का मान लगा दीजिए 2i कैप माइनस के 4j कैप प्लस के k कैप, ब्रैकेट खोलेंगे इधर वाले निशान बदल जाएंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा 3i कैप प्लस के 2j कैप और माइनस के k कैप, निशान बदल लिए, माइनस के 2i कैप माइनस माइनस प्लस के 4j कैप माइनस प्लस माइनस के k कैप, ये हमारे पास आ गया। देख लीजिए निशान हमारे जो है इसके सबके बदल गए, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया, ये प्लस का था माइनस हो गया। अब यहाँ देखिए बट डायरेक्ट 3a में से 2a जाए, दो मतलब 3i में से 2i जाएंगे, तो बचेगा केवल i कैप, या एक i कैप ले सकते हो, 2j कैप प्लस के 4j कैप, तो कितने हो गए, प्लस के 6j कैप। अब देखिए माइनस का एक k कैप और यहाँ माइनस के k कैप, कितने हो गए, माइनस के एक और एक 2 k कैप। तो ये हमारे पास ए बी का यानी वेक्टर ए बी का मान आ गया। ठीक, आशा करता हूं कि ये सवाल भी अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। यहाँ कह रहा है यदि दो मतलब वेक्टर होगा, सब में वेक्टर लगे होंगे, वो टाइपिंग की वजह से थोड़ा नहीं आ पाए हैं, इसमें आई कैप जे कैप के कैप नीचे लगा देते हैं, ठीक है वेक्टर। अब यहाँ क्या कह रहा है, 2 वेक्टर ए माइनस के वेक्टर बी प्लस के 3 वेक्टर सी का मान ज्ञात करना। ए बी सी का मान दिया हुआ, डायरेक्ट लगाते हैं, देखो हम यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और प्लस के वेक्टर सी 3 के साथ में। अब 2 है, वेक्टर ए का मान लगाइए, ये है वेक्टर ए का मान, 2i कैप प्लस के जे कैप प्लस के 3 के कैप, फिर निशान का है माइनस, बी का मान लगाइए, बी का मान ये है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के 2 के कैप, ब्रैकेट बंद, फिर निशान प्लस का है, फिर कितना है 3 और सी का मान लगा दिए, सी का मान ये है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस के 2 के कैप। चलिए भाई गुणा करते हैं, पहले इस 2 की गुणा इन तीनों से होगी, 2 दूनी 4i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 2 तियां 6 के कैप। अब यहाँ निशान बदल जाएंगे, देखिए माइनस के आई कैप माइनस माइनस प्लस का जे कैप माइनस प्लस के माइनस के 2 के कैप, निशान बदल गए, यहाँ देखिए नहीं बदलेंगे, गुणा कर लीजिए, प्लस का 3 तियां 9i कैप प्लस के 3j कैप प्लस माइनस माइनस के 2 3 दूनी 6 के कैप। अब आई वाले और जे वाले जोड़कर घटा दें, देखो ये है हमारे पास आई का मान कितना है 4i, और एक आई घट जाएगा, 4 में से एक घटेगा तो कितने बचे 3i प्लस के बचेंगे, और ये 9 और जोड़ दीजिए तो प्लस के हैं, तो 9 और 3 कितने हो गए 12, या कर सकते हैं देखो 9 और 4 13, 13 में से एक गया तो कितना बचेगा 12i कैप, तो ये 12i कैप हो गए, ये हमारे पास हो गए। ठीक, अब जे के बाद आते हैं, देखिए ये हमारे पास कितना 2j प्लस के और 1j ये हो गए, 2 और 1 कितने हो गए 3j और 3j भी प्लस के हैं, तो 3 और 3 कितने हो गए 6j, तो 6j कैप ये हमारे पास हो गए। आगे के कैप पे पहुंचते, देखो ये हमारे पास कितने 6 के कैप और ये माइनस के 2 के कैप, तो 6 में से 2 गए तो कितने हुए 4 के कैप
और ये माइनस के 6 हैं, देखो तो 6 माइनस वाले जोड़ दीजिए, 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा माइनस के 2 के कैप, ये हमारे पास माइनस के 2 के कैप आ गए। या कह सकते हैं 6 में से प्लस के 6 कैप और माइनस के 6 कैप कैंसिल हो गए, हमारे पास में माइनस के 2 कैप बच गए। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो सेकंड लास्ट सवाल है यानी 10वां, उसके बाद में लास्ट प्रश्न है 11वां। देखिए तो ये हमारे पास इसमें देखिए वेक्टर ए बी का ही मान निकालना है, वेक्टर ए बी का मापांक भी निकालना है और वेक्टर ए बी के समांतर एकांक सदिश भी निकालना है। समांतर एकांक सदिश यानी कि वही एन कैप मात्रा सदिश कह सकते हैं, ठीक है। ये हमें चीजें निकालनी है। तो चलिए भाई सबसे पहले वेक्टर ए बी निकालते हैं। और दिए क्या है, बिंदु ए का स्थिति यानी ओ ए दिया हुआ है और ओ बी दिया हुआ है। चलिए भाई पहले ओ ए और ओ बी ले लेते हैं। सबसे पहले है ए का सदिश ओ ए, क्या मान दिया देखिए वो है 2 आई कैप और प्लस के जे कैप और प्लस के 3 के कैप। फिर ओ बी दिया हुआ है यानी बी का सदिश दिया हुआ है, कितना है 3 आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप। पहला पॉइंट निकाला हमें वेक्टर ए बी, क्या होता है वेक्टर ए बी का मान, हम सभी जानते हैं वेक्टर ओ बी माइनस के वेक्टर ओ ए, यानी बाद वाला मान पहले आएगा सदिश फिर माइनस ए का सदिश आएगा। चलिए मान लगाते हैं यहाँ पर वेक्टर ए बी बराबर ओ बी का मान है 3 आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप, ब्रैकेट बंद और फिर निशान माइनस का, फिर ए का मान लगा देंगे। देखिए ए का मान है 2 आई कैप प्लस के जे कैप और प्लस के 3 के कैप। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ निशान बदल जाएंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा वेक्टर ए बी बराबर 3 आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप और माइनस के 2 आई कैप माइनस के जे कैप और माइनस के 3 के कैप, ये 3 के कैप है। चलिए ये पहला आंसर आ जाएगा हमारा। 3 आई कैप में से 2 आई कैप घटेंगे तो कितने बचेंगे, केवल आई कैप। फिर आगे देखिए माइनस के जे कैप वो प्लस के जे कैप प्लस माइनस के जे कैप घट जाएंगे तो क्या बचेगा 0 जे कैप, प्लस का लगाओ चाहे माइनस का 0 ही आएगा। यहाँ प्लस के कैप यहाँ 3 माइनस के, तो माइनस के ज्यादा है, 3 में से 2 एक गया तो कितना बचेगा 2 के कैप बचेंगे यहाँ पर। क्लियर हो गया हमारे पास में, ठीक है। ये तो हाँ घट गए, ये हो गए। तो हमारे पास जे कैप 0 लिखे या ना लिखे या ऐसे हटा सकते हैं। तो क्या हो सकता है इसका मान, देखिए 0 हट जाएगा ये, तो हमारे पास आएगा वेक्टर ए बी का मान है कितना आई कैप, ये 0 हटा दीजिए माइनस के 2 के कैप। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा सवाल है इसका मापांक निकालना है। चलिए भाई मापांक निकालते हैं वेक्टर ए बी का मापांक। क्या होता है अंडरवुड में आई के गुणांक का कुछ नहीं तो 1 आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे तो है नहीं सीधे के गुणांक का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। तो कितना आएगा अंडरवुड में देखिए 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग कितना 4, तो ये 4 और 1 कितने हो गए अंडरवुड 5। तो ये हमारे पास आ गया वेक्टर ए बी का मापांक। ठीक, अब हमें क्या निकालना है देखिए मापांक भी आ गया, वेक्टर ए का मान भी आ गया। ए बी का समांतर एकांक सदिश क्या होता है, देखो मात्रा सदिश जिसे बोलते हैं हम, तो यहाँ लिखा है ए बी के समांतर, ठीक है, एकांक सदिश, एकांक सदिश अर्थात ए बी का कैप, वहां एन कैप होता है यहाँ पर ए बी का कैप हो गया। तो ऊपर आता है ए बी वेक्टर और नीचे ए बी का ही मापांक। ठीक, मान लगा दीजिए। देखिए ए बी का मान ये है हमारे पास में क्या है आई कैप माइनस के 2 के कैप, ये तो 0 ही हो चुका है, और यहाँ इसी का मापांक कितना है अंडरवुड 5। तो ये हमारा इस तीनों सवाल हो गए हमारे पास, इसमें तीनों पॉइंट हमारे हल हो गए। आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर, फिर मैं आपको जल्दी ही लेकर आऊंगा लेक्चर नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं आखिरी प्रश्न, जो इस प्रकार दिया गया है कि सदिश 2 आई कैप माइनस के जे प्लस के 2 के कैप, ठीक, के अनुदिश 2 इकाई लंबाई का सदिश ज्ञात करना। 2 इकाई, अभी तक क्या था मात्रा सदिश का मतलब 1 इकाई, यहाँ पर 2 इकाई है, तो बहुत सरल है। देखिए सबसे पहले तो हम इसे मान लेते हैं वेक्टर एन, सदिश मान लेंगे सदिश वेक्टर एन। क्या है दिया हुआ हमने 2 आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के 2 के कैप। ठीक, इसका मात्रा वो निकालिए, मापांक निकाल लीजिए। मापांक क्या होता है अंडरवुड
आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक यानी -1 का वर्ग प्लस के यानी 2 के गुणांक का वर्ग 2 का वर्ग वेक्टर एन। देखिए 2 का वर्ग 2 दूनी 4 प्लस 1 का वर्ग 1 एकम 1 प्लस 2 का वर्ग 2 दूनी 4। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अंदर जोड़ते हैं 4 और 1 5, 5 और 4 कितने हो गए हमारे पास 9। 9 किसका वर्ग होता है 9 वर्ग होता है 3 का, तो ये हमारे पास 3 बाहर आ गया। ठीक है, ये हो गए मात्रा सदिश। हमें चाहिए 2 इकाई। ठीक है, तो मात्रा सदिश क्या होता है, मात्रा का मतलब होता है इकाई सदिश। ध्यान दीजिएगा इकाई या मात्रक सदिश, मात्रक सदिश का जो मान होता है वो होता है वेक्टर एन कैप। ये होता है हमारे पास वेक्टर एन कैप। क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर कितनी बात कर रहा है 2 इकाई, तो यहाँ पर जब 2 से गुणा करेंगे देखो 2 इकाई तो बराबर में कितने से गुणा हो जाएगी 2n। क्लियर हो गया होगा। ध्यान दीजिएगा 2 इकाई सदिश की बात कर रहा है तो यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगी तो 2 इकाई सदिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 इकाई सदिश का सूत्र ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लगा देंगे 2 एन कैप का मान क्या है वेक्टर एन ऊपर और नीचे वेक्टर एन का मापांक। ध्यान दीजिएगा सॉरी देखिए ऊपर आएगा एन कैप का मतलब ऊपर आएगा वेक्टर एन और नीचे वेक्टर एन का मापांक। ये हमारे पास हो गया सूत्र। ठीक है, 2 इकाई है तो 2 लिख दिया, अगर इसकी जगह 3 होता 3 से गुणा करते, 4 होता तो 4 से गुणा कर देते। चलिए अब मान लगा देते हैं। देखिए 2 और यहाँ पे मापांक नीचे मान कितना है 3 तो 2/3 लगा दीजिए और ब्रैकेट में वेक्टर एन का मान जो लिखा हुआ है यहाँ पर कितना है 2 आई कैप और माइनस के जे कैप और प्लस के 2 के कैप। ये हमारे पास 2 इकाई आ गई। अगर 2 की जगह 3 होता 3 लगा देते, 4 होता तो 4 इकाई लगा देते। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।